काशपा को घर शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाप ने उससे कई बार उसकी हरकत की वजह पूछी थी, मगर वो हर बार खामोश रही थी। जवाबन वो उस पर चीख चलाकर खामोश हो गए थे। उसने कल रात वलीद को कॉल की थी, उससे बात हो रही थी, फिर कॉल कट गई थी और उसके बाद वलीद ने उससे कोई बात नहीं की थी। वो उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। ऐसे में काशफा को लग रहा था कि उसके अंदर शदीद इज़्तिराब और जुनूनियत पैदा हो रही है। उसे लग रहा था कि अगर वलीद ने उसकी कॉल पिक ना की तो वो कुछ कर बैठेगी। वो मुसलसल नंबर मिला रही थी, जब एक बार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई थी। वलीद वलीद की आवाज़ सुनकर वो एकदम रोने लगी थी। आखिर क्या मसला है काशफा तुम्हें? वो बहुत गुस्से से कह रहा था। प्लीज डोंट इग्नोर मी, वो मैं मर जाऊंगी। वो एकदम से फरियाद करना हुई थी। डोंट बी इमोशनल काशफा, वलीद ने डांट दिया। मैंने कभी भी जिंदगी में किसी मर्द के लिए ऐसी फीलिंग्स महसूस नहीं की। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले वाहिद मर्द हो। बेशक मेरी बहुत सौ से दोस्तियां रही हैं, मगर तुम्हारे बाद किसी से भी नहीं। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। प्लीज तुम मुझे ऐसे मत धुतकारो, वो रोते हुए कह रही थी। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में ऐसी किसी भी बात की कोई गुंजाइश नहीं। तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम अपनी फियोंसी से मोहब्बत करते हो। वलीद की बात पर उसने बहुत गुस्से से कहा, हाँ, आई लव यू हर एंड शी लव मी। बस यार, यहाँ और भी कुछ कहूँ? वलीद ने बहुत गुस्से से कहा। तो तुमने मुझे क्यों बचाया? मरने देते, मर रही थी ना मैं तुम लोगों की तरह बेहिस नहीं हूँ, लेकिन तुमसे सलाम दुआ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा। भले अब तुम जो मर्जी करो। काशफा के चीख चीख कर कहने पर वलीद ने भी काफी रुखाई से कहा था, वो ब्लडी बिच, तुम मुझे इसलिए इनकार कर रहे हो उसकी एक आम शक्लो सूरत वाली लड़की के लिए? क्या है वो? मैं चाहूँ तो वो मैं तबाहो बर्बाद करके रख दूं उसे। वो अना को गालियों और कौंसलों से नवाजने लगी। शट अप, अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अना के लिए एक लफ्ज भी नहीं। बहुत गुस्से से कहकर कॉल बंद कर दी गई थी। वलीद वलीद, वो पुकारती रह गई। उसने बहुत गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा था। कमरे की हर चीज उठा उठा कर तोड़ने लगी। शोर की आवाज सुनकर डैड, मॉम और आदला तीनों आ गए थे। उसे जुनूनी अंदाज में सब कुछ तोड़ते देखकर अब्दुल कयूम ने फौरन उसे थामा था। काशफा, होश करो, क्या कर रही हो तुम? उन्होंने सख्ती से उसे अपने शिकंजे में ले लिया था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुझसे मेरा वलीद छीन रही है। मैं मार डालूंगी उसे। वो कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो मुझे उस लड़की के लिए रिजेक्ट कर रहा है। मैं ख़त्म कर दूंगी उसे, और वो खुद को भी। वो जुनूनी अंदाज में चीखो पुकार कर रही थी, मज़ाहमत कर रही थी। मॉम और आदला ने हैरत से उसे देखा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पूछते, वो बेहोश होकर अब्दुल कयूम के बाजुओं में झूल गई थी। सारा दिन तो जैसे तैसे गुजर चुका था। मुस्तफ़ा का रवैया वैसा था। वो कमरे में बंद रही थी। शाम हुई और फिर रात। वो खाना खाने बाहर निकली थी। कुछ वक्त सबके साथ गुजारा। मुस्तफ़ा अपने कमरे में जा चुका था। वो सबा और आयशा के हमरा लाउंज में ही बैठी हुई थी। रात के 10 बज रहे थे। मांझी का वहां से गुजर हुआ तो उनको वहां देख कर रुकी। उनके हाथ में छोटा सा बैग था। रात उधर ही गुजारनी है, सोना नहीं है, उन्होंने टोका था। लाइबा भाभी अपने कमरे में जा चुकी थी, दोनों पुप्पो भी और बाकी लोग भी, जबकि उसे इन दोनों के पास देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा था। जाने लगे थे मांझी। सबा फौरन खड़ी हो गई। जाओ शहवार, मुस्तफ़ा इंतजार कर रहा होगा, उन्होंने संजीदगी से कहा तो उसे यूं ही बैठे देखकर टोका तो वो एकदम सुर्ख पड़ गई। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसे जताया था। सबा और आयशा ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। वो नजरें चुरा गई थी। रुखसार दहकने लगे थे। जी, वो खामोशी से उठ गई थी। वो लाउंज से निकली तो माँ जी भी पीछे चली आई। चलो मैं छोड़ आती हूँ, उन्होंने कहा तो शहवार को अपने कदम मन भर के लगने लगे। शादी के बाद
یہ حادثہ ہو گیا، کوئی رسم، کوئی نیک کچھ بھی نہ کر سکے، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم مصطفیٰ سے دور رہو۔ میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں میں بڑا کھنچاؤ ہے۔ بیٹا، جو بھی بات ہے اس کو بھول کر بس یہ یاد رکھو کہ تم اب ہمارے خاندان کا حصہ ہو، ہماری عزت ہو، انہوں نے ساتھ چلتے چلتے کہا تھا۔ شہوار خاموش رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھ کر چونک گئی۔ مصطفیٰ اپنے بازو اور کندھے کے زخموں کو صاف کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شہوار تو وہیں رک گئی تھی۔ ماں جی فوراً مصطفیٰ کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی زخم دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مرہم دیا تھا، وہ لگانا تھا۔ شہوار کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے مصطفیٰ نے کہا، تو ڈاکٹر کو بلا لیتے، خود کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے تشویش زدہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا جو ڈیٹول سے اپنے کندھے کا زخم صاف کر رہا تھا۔ بازو کا زخم اچھا خاصا خشک ہو چکا تھا۔ اب رات کے اس وقت ڈاکٹر کو کیوں زحمت دیتا؟ چھوٹا سا کام تھا، صرف مرہم ہی تو لگانا تھا۔ ماں جی، اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ماں جی نے سر گھما کر خاموش کھڑی شہوار کو دیکھا۔ شہوار بھی تو ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، وہ لگا دیتی ہے، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا تھا۔ ایک سرد نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی شہوار پر ڈالی تھی۔ میں کر لوں گا، سنجیدگی سے کہا۔ شہوار، تم خود دیکھو ذرا، احتیاط سے، میرا تو دل لرز رہا ہے زخم دیکھ کر ہی۔ ماں جی واقعی پریشان ہو رہی تھی۔ شہوار تو خود ان کی بات پر گھبرا گئی تھی۔ آؤ نا، دیکھو ذرا، ماں جی نے پھر کہا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی قریب آ رکی تھی۔ چھوڑو شہوار، میڈیسن لگا دیتی ہے۔ ماں جی نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے روئی اور ڈیٹول کی شیشی لے لی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک گرم نگاہ شہوار پر ڈالی تھی۔ ماں جی کی بدولت وہ خاموش ہو گیا۔ شہوار نے مصطفیٰ کو دیکھے بغیر شرٹ کے اس کا سڈول جسم نمایاں تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اپنے وجود میں ہی سرسراہٹ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ اگر مہر النساء پاس کھڑی نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ہاتھ نہ لگا پاتی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے زخم کو چیک کیا تھا۔ بازو کے زخم خشک ہو چکے تھے، گولی جلد میں ہی لگی تھی، سو مسئلہ نہیں ہوا تھا، جبکہ کندھے پر لگنے والے گولی ہڈی کو لگی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریٹ کیا تھا، اب چند دن تو لگنے ہی تھے زخم مندمل ہونے میں۔ شہوار نے احتیاط اور دھیان سے کندھے کے زخم کے سوراخ میں روئی کی مدد سے میڈیسن فل کی تھی، پھر اس کے اوپر بینڈیج کر دی تھی، جبکہ بازو کے زخموں پر ویسے ہی مرہم لگا کر پٹی باندھ دی تھی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کے ہاتھ مسلسل کانپتے رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں یہ کام آسانی سے کر لیتی تھی، مگر آج پہلی بار یوں کنفیوز ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ لب بھینچے سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ ماں جی نہ ہوتی تو شاید اس کا رد عمل کچھ اور ہی ہوتا۔ کل وقت پر اپنے بابا کے ساتھ جا کر زخم چیک کروا آنا۔ جیسے ہی مرہم پٹی کا کام نپٹا، ماں جی نے بیٹے کو کہا، دیکھوں گا۔ مصطفیٰ جیسے بھی مارے باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ شہوار کے ہاتھ رکتے ہی وہ اٹھ کر بستر کی طرف بڑھا اور وہاں پڑی شرٹ اٹھا کر پہن لی۔ ویسے بھی میں نے بہت دن آرام کر لیا ہے، کل سے میرا ارادہ آفس جوائن کرنے کا ہے۔ شرٹ پہنتے اس نے ماں جی کو اطلاع دی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم 10-15 چھٹیاں لی ہوئی ہیں، ماں جی نے حیرت سے کہا۔ میں نے آفیسرز سے بات کر کے کینسل کرا دی ہیں، شرٹ پہننے کے بعد اس نے کہا۔ شہوار نے خاموشی سے میڈیسن، مرہم اور فرسٹ ایڈ کا سامان اکٹھا کر کے ڈریسنگ پر ایک جگہ رکھ دیا اور خود واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ ابھی تو تمہارے زخم بھی کچے ہیں، ایسے کیسے آفس جوائن کر لیا تم نے؟ تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، میں ابھی شادی کو چند دن ہوئے ہیں اور تم آفس جانا شروع کر رہے ہو۔ مہر النساء کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، سو ناراضگی سے بولی، ماں جی میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس بیڈ ریسٹ سے، پلیز کوئی بحث نہیں ہوگی، اب وہاں بہت سارا کام میرا منتظر ہے۔ ویسے بھی اب پہلی فرصت میں مجھے یہ پتا کرانا ہے کہ آخر کس نے اتنی جرأت کر لی مجھ پر رات کے اندھیرے میں گولیاں چلانے کی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ماں جی نے ایک گہرا سانس بھرا۔ شہوار ہاتھ دھو کر باہر آئی تو مصطفیٰ ہاتھ دھونے واش روم میں گھس گیا۔ بیٹھو ادھر، تم سے بات کرنی ہے، ماں جی نے کہا تو وہ ان کو دیکھتی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ دیکھو بیٹا، شادی کے بعد اس حادثے کی وجہ سے جو بھی حالات ہوئے، مگر یہ سچ ہے کہ ہم بہت ارمانوں سے بیاہ کر تمہیں لائے ہیں۔
اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو سبھی دیکھتے ہم کیسے تمہارا سواگت کرتے، مگر اب جو بھی ہے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے مصطفیٰ کو زندگی دی ہے، اللہ صحت سے نوازے، باقی ارمان تو ساری عمر پورے ہوتے رہیں گے۔ ماں جی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ بھی ہاتھ دھو کر باہر آ گیا، چہرے کے عضلات میں واضح کھنچاؤ تھا۔ ماں جی نے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے 2 کنگن نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ بہت سارے ارمان ہیں، انشاءاللہ سارے پورے کریں گے، یہ تمہاری میری طرف سے رونمائی کا تحفہ، بس چند دن گزر جانے دو، پھر مصطفیٰ بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا تو ولیمے کی تقریب بھی کر لیں گے۔ اس کے بازوؤں میں کنگن پہنائے انہوں نے محبت سے کہا، ماشاءاللہ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا اور پھر اٹھ کر خاموش کھڑے مصطفیٰ کے پاس جا رکی تھی۔ ہم نے تابندہ سے وعدہ کیا تھا کہ شہوار کو کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے، بس حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر چاہیں گے۔ آج سے شہوار تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا بہت خیال رکھنا بیٹا۔ محرون نساء نے مصطفیٰ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ خاموش رہا تھا، کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ انہوں نے بغور دونوں کو دیکھا اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور واپس پلٹتے اس نے شہوار کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں میں موجود کنگنوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا تھا۔ ہاں امجد خان، کیا خبر ہے؟ وہ کہہ کر کچھ پل دوسری طرف بات سننے لگا تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا، اگر یہ اطلاع کنفرم ہے تو وہ کہاں غائب ہے؟ پھر امجد کچھ بھی کرو، مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے۔ مجھ پر حملہ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس نے ساری پلاننگ کے بعد حملہ کیا تھا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہم اس رستے سے گزرنے والے ہیں اور وہ اکیلا نہ تھا۔ پتہ کرواؤ اس کے ساتھ اور کون کون شامل تھا۔ مصطفیٰ نے ایک دم افسرانہ تحکم سے کہا۔ شہوار نے فوراً اندازہ لگایا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاں، میں صبح آفس جوائن کر رہا ہوں۔ چھوڑو امجد، اتنے دن آرام ہی تو کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ نہیں کہتے۔ مصطفیٰ کا انداز بے پرواہ تھا۔ میں بابا سے بات کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ میں سیکیورٹی میں رہ کر اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا۔ میں نے آج بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سیکیورٹی ختم کرائیں۔ میرے دشمن سمجھیں گے کہ میں کوئی ڈرپوک انسان ہوں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ تلخی سے کہتے اس نے سرسری نگاہ شہوار کی طرف ڈالی جو ابھی تک اپنے ہاتھ مسلتے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے مصطفیٰ کے چہرے کے عضلات کھنچاؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، صبح تفصیلی بات ہوگی۔ اس کے دوستوں پر کڑی نگاہ رکھو، خصوصاً اس شہزاد پر۔ اگر اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو رہی ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ مصطفیٰ نے کہہ کر کال بند کر دی تھی اور پھر شہوار کو دیکھا۔ اس نے بھی کال بند ہونے کے بعد سر اٹھا کر دیکھا، مگر مصطفیٰ کو متوجہ پا کر فوراً سر جھکا گئی تھی۔ رخسار ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ کے اندر پھر ابال اٹھا تھا۔ زندگی میں اگر بعض فیصلے اتنے ناگوار لگ رہے ہوں تو انسان کو وقت پر حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھتے تلخی سے کہا۔ شہوار نے ایک دم چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو اپنی نفرت میں اوروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، مصطفیٰ نے سلگتے انداز میں کہا تو شہوار نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ تو مصطفیٰ کے تیور دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ مطلب تو آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہوں گی۔ میں حیران ہوں، کوئی انسان اس قدر بے حس بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موت کی سرحد پر پہنچے ہوئے شخص کے سامنے دنیا داری کے لیے نیک خیالات کا اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، بے حسی کی انتہا کر دی جائے۔ مصطفیٰ تو اندر سے بھرا ہوا تھا، ایک دم اس کے الفاظ پر پھٹا تھا۔ شہوار ایک دم سٹپٹا سی گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لب وا کیے مگر پھر بھینچ لیے۔
मैंने ना जाने किन खुशफहमियों के साए में चलते यहाँ तक का सफ़र तय किया था, और फिर तुम्हारे रवैयों ने मेरे दिल में मौजूद तमाम खुशकुन जज्बातों एहसासात को इन गुजरे चंद दिनों में इस तरह नोच कर बाहर फेंक दिया है कि अब मैं तुम्हें सामने देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं अपनी ज़िंदगी से भी बेदखल कर दूँ। मुस्तफ़ा का लहजा एकदम सख्त और गुस्सीला था। वो पिछले 3-4 दिनों से ना जाने खुद पर कैसे जबर कर रहा था, अपने गुस्से को दबा रहा था। शहवार ने एकदम डर कर उसे देखा। इतना गुस्सा, वो हैरत ज़दा थी। मगर मुझे अपने वालिदैन की मोहब्बत ये सब सहने पर मजबूर कर रही है शहवार बेगम, वरना जिस तरह तुमने इन 3-4 दिनों में मेरी ज़ात को बुरी तरह रद्द किया है, मेरी जगह कोई आम ज़ब्त का मालिक इंसान होता तो एक पल में फैसला करता। मुस्तफ़ा की तलखी आग के शोलों में लिपटी हुई थी। शहवार तो गुमसुम सी हो गई थी। वो मुस्तफ़ा का ये रूप पहली बार देख रही थी। वो एक अरसा से नागवारी, बदगुमानी, एहसास कमतरी वाले रवैये लिए हुए थी। शादी के नज़दीक आकर उसने खुद को समझाकर खुद को बदलना शुरू किया था, मगर इस हादसे ने तो जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। अब दिल की हालत जो भी थी, मगर इसके बावजूद वो अपने पुराने खौल से बाहर नहीं निकल पा रही थी, चाह कर भी नहीं। वो तो बस इसी मिड-भीड़ में रही कि वो मुस्तफ़ा का सामना कैसे करेगी, कैसे उसके ज़ख्मी हालत को बर्दाश्त करेगी। एक अरसा नागवारी की फिजा कायम रखी थी, अब एकदम मोहब्बत के रास्ते पर कैसे चल देती। उसे संभलने और अब कुछ कबूल करने को कुछ वक्त चाहिए था, और अब जबकि वो सब कुछ कबूल कर रही थी तो मुस्तफ़ा का ये रवैया, उसने सख्ती से लब भींच लिए थे। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए बहुत कुछ था, मगर इस वक्त मुस्तफ़ा के तेवरों के सामने वो एकदम साकत हो गई थी। मुस्तफ़ा ने उसे इसी तरह लब दबाए देखा तो एकदम लब भींचकर अपना मोबाइल उठाकर तेजी से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। शहवार ने अज हद बेयकीनी से मुस्तफ़ा को बाहर जाते देखा था। वो एकदम हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी थी। वो हमेशा गलती करती थी, और अब जबकि वो वापस अपनी गलतियों की इस्लाह करते जिंदगी की तरफ लौट रही थी तो मुस्तफ़ा के इस रवैये ने उसे साकिन कर दिया था। मुस्तफ़ा उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने दिल की भड़ास निकाल कर कमरे से जा चुका था, और अंदर वो हाथों में चेहरा छुपाए बड़ी शिद्दत से रोने लग गई थी। पता नहीं रात कैसे गुजरी थी। वो तो सारी रात इसी तरह गुमसुम बिस्तर के किनारे बैठी रही थी। फजर की अजान होने लगी तो वो वॉशरूम में घुस गई। फजर के करीब मुस्तफ़ा कमरे में आया और कमरे में उसे मौजूद ना पाकर एक पल को चौंका, और फिर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो लब भींच कर लाइट ऑफ करते बिस्तर पर लेट गया। शहवार वजू करके कमरे में लौटी तो लाइट ऑफ देखकर चौंकी थी, यानी मुस्तफ़ा कमरे में आ चुका था। उसने आगे भर कर नाइट बल्ब रोशन किया तो मुस्तफ़ा ने आंखों पर बाजू रख लिया था। शहवार उस कमरे में 1-2 बार इन पिछले 3-4 दिनों में नमाज अदा कर चुकी थी। सो आराम से एक तरफ दरवाज में रखा जायनमाज निकाल कर बिछा कर नमाज अदा करने खड़ी हो गई थी। मुस्तफ़ा इस तरह लेटा रहा था गोया रात वो दिल की भड़ास निकाल कर अब खामोशी इख्तियार कर चुका था। नमाज अदा करके वो काफ़ी देर तक जाए नमाज पर बैठी रही थी। दुआ मांगते उसकी आंखें कई बार भीगी थी। मुस्तफ़ा की मौजूदगी का एहसास करते वो खुद को रोने से बमुश्किल बाज रख रही थी, वरना मुस्तफ़ा के रात वाले रवैये ने उसे बेचैन कर दिया था। कुछ देर बाद वो जाए नमाज लपेट कर उठ खड़ी हुई थी। जाए नमाज उसकी जगह पर रखते उसने मुस्तफ़ा की तरफ निगाह की। वो चेहरे पर दायां बाजू रखे चित लेटा हुआ था, ना जाने सो गया था या जाग रहा था। उसने 1-2 पल उसे देखा था और फिर आहिस्तगी से चलते नाइट बल्ब ऑफ करते वो कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे याद आ रहा था कि निकाह के बाद जब उसका मुस्तफ़ा से सामना हुआ था तो मुस्तफ़ा उसकी तमाम बातों के जवाब में बहुत बुरी तरह पेश आया था, और फिर वो कमरे से वॉकआउट कर गया था। और उसके बाद जब भी सामना हुआ उसका रवैया बहुत गुस्सीला था। फिर वो शहर वापस आ गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफ़ा का गुस्सीला अंदाज ख़त्म हो गया था, मगर रात मुस्तफ़ा का जो रवैया था वो इस रवैये से ज़्यादा तकलीफ दे था।
वो जो उसके साथ रखती रही थी। वो काफी देर तक वहां बैठी रही और फिर अंधेरा मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ तो वो उठकर अंदर की तरफ आ गई थी। राहदारी से गुजरते वो लाउंज की तरफ आई तो वहां मेहरुन्निसा कुरान पाक तिलावत कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया था। वो आहिस्तगी से उनके पास आकर रुकी थी। उन्होंने कुरान पाक बंद करते उसे देखा। मुस्तफ़ा उठ गया। वो शायद समझ रही थी वो कमरे से आई है। उसने नफी में सर हिला दिया था। उन्होंने एक दो पल उसे बगौर देखा। सब ठीक है ना? उन्होंने तशवीश से पूछा था। वो चौंकी थी। उन्हें मुतवज्जा देखकर हल्का सा मुस्कुराई। जी, उन्होंने सर हिलाया। वो फिर तिलावत करने लग गई थी। उन्होंने ज्यादा कुरेदना नहीं चाहा था। कुछ देर बाद मामूल की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। वो दोबारा कमरे में भी नहीं गई थी। इसी तरह किसी न किसी के पास बैठी रही थी। नई नवेली दुल्हन थी, कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा मुस्तफ़ा तो घर आ गया है और कोई काम भी नहीं, वो कॉलेज ही चली जाए। ख्वामखा ला यानी सोचों से तो कम अज कम छुटकारा मिलेगा। वो यही पूछने किचन में चली आई। मेहरुन्निसा मुलाजमा को नाश्ता तैयार करने की हदायत दे रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज कॉलेज चली जाऊँ, उसने मेहरुन्निसा से कहा। अभी तो शादी को चंद दिन हुए हैं बेटा, उन्होंने मोहब्बत से कहा। मगर मैं फंक्शन से पहले भी काफ़ी छुट्टियाँ कर चुकी हूँ, बहुत हर्ज हो रहा है मेरा, उसने कहा। मुस्तफ़ा कल ही हॉस्पिटल से आया है, एक दो दिन तक मत जाओ, फिर चली जाना, उन्होंने कहा। मगर वो भी आज ऑफिस जा रहे हैं। रात आपको बता तो चुके थे कि छुट्टियां कैंसिल करवा दी हैं उन्होंने, उसने धीमे से कहा। ऐसे कैसे करवा दी? अभी जख्म ठीक नहीं हुआ है, मैंने मना भी किया था उसे। वो परेशान हो गई थी। शहवार खामोश रही थी। मैं उसके बाबा से बात करती हूँ, वो ही समझाएंगे। मैं फिर आज से कॉलेज चली जाऊं ना, उसने फिर कहा था। उन्होंने बगौर देखा, कुछ कहना चाहा और फिर खामोश हो गई। मैं मुस्तफ़ा से बात कर लूं, फिर बताती हूँ, कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा। वैसे मुस्तफ़ा से पूछा वो क्या कह रहा है? नहीं, अभी उनसे बात नहीं की, सोचा पहले आपसे इजाज़त ले लूं। जीती रहो। वो एकदम उसकी फर्माबरदारी पर नहाल हो गई थी। साथ लगाकर पेशानी चूम ली। चलो ठीक है, कॉलेज चली जाना, मगर मुस्तफ़ा से भी पूछ लेना। उन्होंने मशरूत इजाज़त दे दी थी। वो अपने रूम में आ गई थी। उसने तमाम चीज़ें तलाश करके एक जगह इकट्ठी की और लिबास निकाल कर रखा। उसने सोचा कि वो ज़रा ठहर कर कॉलेज जाएगी। रात वाले मुस्तफ़ा के रवैये के बाद वो मुस्तफ़ा का सामना करने से खौफज़दा थी, मगर उसने सोचा कि एक बार उसको बताना तो ज़रूर चाहिए ना। वो कमरे में आई तो माँ जी और शाहजेब साहिब पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मुस्तफ़ा शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कोई बहस चल रही थी। बाबा जान, कुछ नहीं होता, फिर अमजद खान भी तो साथ होगा, घर रह कर भी क्या करता? उसे देखकर मुस्तफ़ा ने झंझला कर कहा। शहबार अंदर आ गई थी। भले कुछ ना करे, तुम्हारी दोनों पुफियां अभी मौजूद हैं, बहनें इधर हैं, सबके साथ वक्त गुजारते, सबसे भरकर शहवार के साथ। शाहजेब साहिब ने साफ बात की थी। मुस्तफ़ा के चेहरे के तासुरात बदले थे। मगर मैं छुट्टियां कैंसिल करवा चुका हूँ, उसने जब्त करते कहा। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं ऑफिसर्स वगैरह से बात कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है। शाहजेब का अंदाज दो टोक था। चलें, वादा जल्दी घर लौट आऊंगा, मगर ऑफिसर्स से बात मत करें। शाहजेब साहिब के हतमी अंदाज पर वो कुछ धीमा पड़ा था। देखो मुस्तफ़ा, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे तुम्हारे इस रवैये से बहुत खौफ आता है। हर काम बहुत गुस्से से करने वाला नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम अयाज को तलाश करा रहे हो। अमजद मुझे पल पल की रिपोर्ट दे रहा है, मगर जल्दबाजी में मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से कोई नुकसान पहुंचे। शाहजेब साहिब का अंदाज मसालहत पर मबनी था। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से उन्हें देखा। कुछ नहीं होगा, वो हमारी लाइल्मी से नाजायज फायदा उठा गया है, मगर हर बार उसका वार कामयाब हो जरूरी भी नहीं। उसके लहजे में तनफ्फर था, गुस्से की लिटें थी, जैसे मुश्किल खुद पर काबू पा रहा हो। मगर अपने दुश्मन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, शाहजेब साहिब ने कहा। बाकी बहस बाद में उठा रखिएगा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मुस्तफ़ा का अंदाज हतमी था। वो बिस्तर पर पड़ा अपना लिबास लेकर वॉशरूम में घुस गया। शाहजेब साहिब ने उसे और फिर मेहरुन्निसा को देखा, जिनके चेहरे पर तशवीश थी।
परेशान ना हो, मुस्तफ़ा कोई बच्चा नहीं। मैं सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखूँगा। बस हमारी लाइल्मी में ये हादसा हो गया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आप भी जाने दें, वो जो ठान चुका है करके ही रहेगा, उन्होंने तसल्ली दी थी। मेहरुन्निसा बेगम ने सर हिला दिया। शहवार भी कॉलेज जाना चाह रही है, जाने दूं या रहने दूं? उन्होंने शहवार को देखते पूछा। जाहिर है कॉलेज तो जाना ही है, मगर मुझे तो इस अयाज से डर लगा रहता है। दोनों घर से बाहर चले गए तो सारा दिन मेरा दिल ही होलता रहेगा। जिस तरह अचानक उसने ये सब किया है, ना जाने अब क्या कर दे। है भी रोपोश, कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा बदबख्त का। हम अपनी निगरानी में शहवार को पिक एंड ड्रॉप करवा लेंगे। जब तक मुस्तफ़ा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाता, फिर वो खुद तो होगा ही और खुद ही ख्याल रख लेगा, शाहजेब साहिब ने कहा। मुस्तफ़ा भी लिबास बदल कर वापस कमरे में आ गया था। उसने शूज़ पहने, फिर बाल संवारे। सभी ने खामोशी से देखा। अमजद को कॉल कर देता हूँ, वो खुद ही तुम्हें पिक कर लेगा। अभी तुम ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं हो और ना ही मैं रिस्क ले सकता हूँ, शाहजेब साहिब ने कहा तो मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया। और हाँ, शहवार भी आज से कॉलेज जा रही है। बालों में ब्रश चलता मुस्तफ़ा का हाथ एक पल को ठटका रहा। उसे मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। जब तक तुम्हारा बाजू ठीक नहीं हो जाता, ये पिक एंड ड्रॉप मेरी जिम्मेदारी होगी। बाद में तुम खुद देख लेना, उन्होंने मजीद कहा तो मुस्तफ़ा ने बगैर कुछ कहे ब्रश ड्रेसिंग पर जोर से रखा। शहवार ने चौंक कर देखा। एक पल को निगाह मिली थी, बरहमी, गुस्सा और जंजलाहट, सभी कुछ तो था। मुस्तफ़ा ने गुस्से से निगाह फेर ली थी। मैं रेडी हूँ, आप अमजद को कॉल करें, मुझे आधे घंटे में पिक कर ले, संजीदगी से बाप को कहा। नाश्ता करोगे ना? माँ जी ने मोहब्बत से पूछा तो मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लेते हाँ में सर हिलाया। वो शहवार को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा था, गोया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। चलो आओ, नाश्ता तैयार है, तुम कर लो, उन्होंने कहा तो मुस्तफ़ा एक तरफ बिस्तर पर पड़ा अपना मोबाइल, वॉलेट, लैपटॉप और कुछ फाइल्स उठाकर बाहर निकल गया था। तुम भी आ जाओ, मिलकर नाश्ता कर लो, मुस्तफ़ा के साथ जाते जाते पलट कर उन्होंने कहा तो वो महज सर हिला गई थी। वो आज जरा लेट उठी थी। नाश्ते के लिए रूम से बाहर आई तो मामा के सिवा सभी जा चुके थे। वो सारा दिन घर रहकर बोरियत का शिकार होने का सोचते तैयार होने चली गई थी। इतनी देर में ड्राइवर बाबा और एहसन भाई को छोड़कर वापस आ चुका था। मामा का बुटीक 12 बजे के करीब खुलता था, सो ड्राइवर को लेकर कॉलेज चली आई थी। आजकल उसका एक बार फिर से वलीद से मूड तब्दील हो चुका था। वो वलीद से बात नहीं कर रही थी और हमेशा की तरह बार बार पूछने की बजाय वलीद भी इस बार खामोश था। इस बार उसके अंदर ये तब्दीली जरूर रूनुमा हुई थी कि उसके मूड की खराबी सिर्फ वलीद की ज़ात तक महदूद रही थी। बाकी लोगों के साथ वो अपना मूड दुरुस्त रखे हुए थी। वो कॉलेज आई तो शहवार को देखकर ठिठक गई। वो सारी क्लास फेलोज में घिरी हुई थी। वो एकदम बेकरार होकर उसकी तरफ बढ़ी थी। शहवार भी गोया उसकी मुंतजिर थी, यूं मिली जैसे बरसों की बिछड़ी हुई हो। कैसी हो? उसने शहवार से पूछा। हाथ पाँव की मेहंदी के मध्यम से नकूश और खूबसूरत लिबास वो बहुत दिलकश लग रही थी। ठीक हूँ, चलो आओ कहीं सुकून से बैठते हैं। वो काफ़ी देर से क्लास फेलोज में फंसी हुई थी। हर कोई उसकी गैर मौजूदगी की वजह जानकर हैरान हो रहा था। वो कब से उनके सवालों के जवाबात भी में उलझी हुई थी। वो बाकी लड़कियों से माजरत करके अना को लिए एक अलहदा गोशे में आ बैठी थी। कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रही थी, उसने अना को पूछा। मेरा आज मूड नहीं बन रहा था, फिर अचानक बना तो चली आई। ये तो अब जान पाई हूँ कि तुम्हारे वजूद की कशिश यहाँ तक खींच लाई थी, मोहब्बत से शहवार को देखते उसने कहा तो शहवार उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दी थी। मुस्तफ़ा भाई का सुना था वो घर शिफ्ट हो गए हैं, तुम सुनाओ कैसे हैं वो अब? उसने इश्तियाक से पूछा तो उसकी बात पर निस्बतन उसका चेहरा एकदम मांद पड़ा हुआ था। ठीक हैं वो, उसने बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी। इतनी जल्दी उन्होंने तुम्हें कॉलेज आने की इजाज़त कैसे दे दी? अना ने मुस्कुरा कर पूछा। वो खुद भी आज ऑफिस चले गए थे, मैं घर में रहकर क्या करती, वैसे भी बोर हो रही थी। हाय इतनी जल्दी?
अभी तो मेरा ख्याल है उनके जख्म भी ठीक से मंदमिल नहीं हुए होंगे। अना को मुस्तफ़ा से ऑफिस जाने का सुनकर हैरत हुई थी। शहवार खामोश रही थी। वो अपनी हर बात अना से डिस्कस करती रही थी, मगर अब इस मुकाम पर आकर मुस्तफ़ा का रवैया उससे डिस्कस नहीं करना चाहती थी। तुम सुनाओ, स्टडी कैसी जा रही है? तुम्हारे बगैर बहुत बोरियत हो रही थी। बस ये लेक्चर और वार्ड की ड्यूटी, इसी तरह की रूटीन थी। फिर पेशेंट हिस्ट्री पर काम, बस बहुत डल हो रही हूँ मैं आजकल। तुम आ गई हो तो फिर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अब रोजाना आया करूंगी। हो सकता है एक दो बार अम्मी से मिलने गाँव जाऊं। उसके अलावा और कोई गैर जरूरी छुट्टी नहीं करूंगी। अब वैसे भी इस ईयर में आकर मैं बहुत छुट्टियां काट चुकी हूँ। अंकल ने अटेंडेंस की तरफ बेफिक्र होने का कहा था। कुछ चेयरमैन साहिब भी जानने वाले हैं तो मसला नहीं होगा, मगर इन छुट्टियों के दौरान जो हर्ज हुआ है, सीखने का जो काम था, वो अब मुश्किल ही कवर होगा। हो जाएगा कवर, सब ग्रुप मेंबर्स मिलकर कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। मगर जो चीज़ प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है वो डिस्कशन से तो हासिल नहीं हो सकती ना। और कुछ पता चला कि किसने हमला किया था? अना ने टॉपिक बदल दिया था। अयाज के सिवा कौन हो सकता है भला? शहवार ने तल्खी से कहा। सभी को यकीन है कि ये काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ अयाज ही है और उसके खिलाफ ही तमाम शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, मगर वो कहीं गायब है, हाथ नहीं लग रहा। मुझे यकीन है अगर अब की बार मुस्तफा भाई के हाथ लग गया तो बच नहीं पाएगा, अना ने कहा। उसने सर हिलाया। और कर भी क्या सकती थी? तुम लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं करना? इन लोगों के ग्रुप की हुमा इधर आ गई थी। हाँ, बस जाने ही वाले थे, अना ने कहा। पहला लेक्चर मिस हो गया था, सो अब दूसरा शुरू हो रहा था। दोनों ही इकट्ठी खड़ी हुई थी। मुस्तफा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अमजद उसके सामने मौजूद था और तमाम मालूमात डिस्कस कर रहा था। अयाज और उसके तमाम साथियों पर कड़ी निगाह रखी हुई थी। बस सिर्फ शहजाद ही है जिसके मुतालिक आजकल मशकूक रिपोर्ट मिली थी। उसके चौकीदार और ड्राइवर वगैरह से भी मालूमात ली गई हैं। मुझे लगता है शहजाद जानता है कि अयाज कहाँ होगा, तो शहजाद को खामोशी से उठवा लो और बाज पुरस कर लेते हैं। मुस्तफा का दो टोक अंदाज था। पहले मेरा भी यही इरादा था, मगर आज मुझे इत्तला मिली है कि वो आज सुबह की फ्लाइट से दुबई रवाना हो चुका है। सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी। ओह, मुस्तफा एकदम खामोश हो गया था। आपने लाला रुख के केस की फाइल मांगी थी, सब डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अमजद ने फाइल मुस्तफा के सामने रख दी थी। मुस्तफा ने फाइल खोल ली थी, सब पेपर्स नजर दोहराई थी और फिर अमजद खान को देखा था। ओके, मैं इसको फारिग वक्त में देखूंगा। अभी तो इन चंद दिनों में होने वाली तमाम कार्रवाइयों की डिटेल्स दो और जो लोग मिलना चाहते हैं इनको भेज दो। मुस्तफा ने फाइल दराज में रख दी। वो आज कितने दिन बाद ऑफिस आया था। उससे मिलने वालों और बाकी लोगों की काफी तादाद भी जो सुबह से कॉल कर रही थी। कुछ के केसेस थे, कुछ के मसाइल। वो सुबह से बिजी था। वो तो सब ही हो जाएगा, मगर शाहजेब साहिब ने सख्ती से कहा था कि आपको ज्यादा काम नहीं करने दिया जाए, आप मुलाकात वगैरह रहने दें, मैं देख लूंगा। आपने चेकअप के लिए भी जाना था। शाहजेब साहिब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आपको गार्ड्स के हमरा अस्पताल भेजूं, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। अमजद को उसकी हकीकी तौर पर फिक्र थी। मुस्तफा ने उसे संजीदगी से देखा और फिर सर हिला दिया। साजिदा घर की सफाई के बाद मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। वो कुछ देर खाला बी के पास बैठी रही और फिर खाला बी से ऊपर वाले कमरे की चाबियां लिए सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आ गई थी। वो जब से वापस आई थी आज पहली बार इन बंद दरवाजों को खोल रही थी। 2 कमरे थे। उन्होंने लॉक खोलकर दरवाजे खोले तो बंद कमरों के अंदर से हबस और सीलन की बू से फौरन बाहर की राह ली थी। शायद काफी दिन से इन कमरों को खोला नहीं गया था। कुछ देर बाद वो एक कमरे के अंदर चली आई थी। लाइट जलाई तो अंदाजा हुआ कि लाइट मौजूद ना थी। उन्होंने वैसे ही कमरे में बगौर देखा। पलंग, कुर्सियों, मेज पर हर चीज पर गर्द की तह जमी हुई थी। कमरे में जगह जगह जाले लगे हुए थे। उन्होंने चंद पल खड़े होकर बड़े कुर्ब से हर चीज को देखा था। ये छोटा सा घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ मैं हूँ, सिकंदर और हमारे बच्चे हैं। एक औरत को और क्या चाहिए?
दुनिया की हर खुशी तो मेरे पास मौजूद है। एक खुशी से जगमग करती खिलखिलाती आवाज माजी के पर्दों से निकलकर कानों से टकराई तो ताबिंदा बी की आंखों की जमीन गीली होने लगी थी। उन्होंने वहां से निकलकर दूसरे कमरे को देखा। उसकी भी यही हालत थी। वो कमरे से निकल आई थी। साजदा रेलिंग से झुककर उन्होंने सहन में लगे नल पर कपड़े धोती साजदा को पुकारा। जी, दोनों कमरों में बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं। उन्होंने रेलिंग पर झुके झुके ही पूछा। मुझे नहीं पता, असल में इन दोनों कमरों की चाबियां सिर्फ अम्मा के पास ही होती हैं, वही अंदर जाती हैं, साजदा ने बताया। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे 2 बल्ब मंगवा दो, मैं इन कमरों की सफाई कर लेती हूँ, उन्होंने कहा। साजदा ने कुछ देर बाद 2 बल्ब मंगवा लिए थे। झाड़ पूंछ का सामान लिए वो ऊपर आ गई थी। हवेली में रहते हुए उन्होंने बहुत से काम अपने जिम्मे ले रखे थे, मगर ऐसे तमाम काम मुलाजमीन के सुपुर्द थे। ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरों के अलावा एक तरफ बरामदे में किचन सेट किया हुआ था और बाएं तरफ वॉशरूम था। उन्होंने खिड़कियां खोल दी थी। कुछ देर बाद साजदा भी ऊपर आ गई थी। दोनों ने मिलकर पोर्शन साफ किया था। अलमारियां, खिड़कियां, दरवाजे, छतें, सब भी कुछ रोशन रोशन सा हो गया था। कम अज कम इनको 2-3 घंटे लग गए थे हर चीज की सफाई में। पुराना सामान निकाल कर उसने बाहर रखा था। कुछ को धूप लगवाई थी। बहुत सारा सामान खाला भी इन गुजरे माह साल में निकाल निकाल कर इस्तेमाल कर चुकी थी। बस चीदा चीदा चीजें मौजूद थी। साजदा ने दोपहर का खाना तैयार करना था। उसके दोनों बेटों ने 2 बजे स्कूल से आ जाना था, जबकि ताबिंदा खुद चीजों को धूप में फैलाकर कमरों से निकलने वाला साजो सामान, रद्दी, कागजात और चंद और चीजें चेक करने लग गई थी। घर की तामीर के सिलसिले में खरीदे जाने वाले सामान की कई रसीदें थी। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों से खरीदा जाने वाला साजो सामान, हिसाब किताब की डायरी, पासपोर्ट, कॉलेज की डायरी, नोट्स, किताबें, अदब और लिटरेचर की किताबें, डायरियां और तालीमी असनाद। उन्होंने बहुत एहतियात से तमाम चीज़ों को साफ करते एक शॉपिंग बैग में डाला था। यहाँ से सिर्फ कपड़े ही लेकर जाओगे तुम लोग, बाकी साजो सामान का क्या करोगे? माजी के झरोकों से फिर कोई आवाज गूंजी थी। सिकंदर कहते हैं सब कुछ बना लेंगे, कपड़े वगैरह रोजमर्रा की जरूरत है, बाकी सब कुछ तो अरेंज हो सकता है, और किचन के बर्तन भी दरकार होंगे, तब तक बाकी सेटिंग नहीं हो जाती, इनकी तो जरूरत है। बिल्कुल, अभी तो मेरी अपनी तबीयत ऐसी है कि मैं शॉपिंग नहीं कर सकती, जरा जो संभलती हूँ तो फिर कर लेंगे मिलकर। सिकंदर ने घर की सजावट का सारा काम मुझ पर छोड़ रखा है। ताबिंदा ने नम आंखों से बरामदे में बने ओपन किचन की तरफ देखा। उनके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी तो वो उठ गई थी। सामान वगैरह को इसी तरह धूप में छोड़कर वो नीचे आ गई थी। नमाज पढ़कर खाना खाकर वो फिर से ऊपर आई थी। साजदा के दोनों बेटे आ चुके थे, वो भी ऊपर आ गए थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने फिर से कमरे की सेटिंग की थी। बच्चे बहुत खुश थे। जिन कमरों को ताला लगा देखते थे, अब इन कमरों में चल फिर रहे थे। साजदा एक खामोश तिबा खातून थी। वो सवाल जवाब नहीं करती थी, जबकि उसके बच्चे बहुत मुतजस्सिस थे। वो मुख्तलिफ सवालों जवाब कर रहे थे। अगर ये आपका घर था तो फिर हम इधर क्यों रह रहे हैं? छोटे बच्चे ने एक सवाल का जवाब मिलने पर फिर पूछा था। इसलिए कि मैंने ये घर तुम्हारी दादी को दे दिया था। और आप इतना अरसा कहाँ थी? अम्मी कहती हैं कि आप कहीं नौकरी कर रही थी, अब वापस आ गई हैं। सवाल का जवाब मिलने पर उसने झट अगला सवाल किया था। उन्होंने मुस्कुरा कर देखा। हाँ, मैं वाकई कहीं नौकरी कर रही थी। आपके बच्चे किधर हैं? उसने फिर पूछा। चुप, अम्मी ने मना किया था ना कि आंटी से ज्यादा सवाल करके तंग नहीं करना, बड़े भाई ने छोटे को डांटा। हाँ, मैं भूल गया था। छोटा एकदम मुअद्दब हो गया था। ताबिंदा खामोश रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे सेट हो गए थे। ये एक कमरा तुम्हारा है और एक छोटे का। जब तुम दोनों कुछ बड़े हो जाओगे तुम इधर रहना, ताबिंदा ने बच्चों से कहा तो दोनों हैरान हो गए।
वाकई? छोटे की आंखें फैल गई थी। हम अब इन कमरों में आ जाया करेंगे ना? कोई मना तो नहीं करेगा ना? वो पूछ रहे थे। ताबिंदा ने सर हिला दिया था। बिल्कुल, ये अब तुम दोनों के कमरे हैं। मैं अम्मी को बताकर आता हूँ। छोटा एकदम खामोश होकर नीचे की तरफ भागा, बड़ा भी पीछे लपका था। ताबिंदा बी ने एक गहरा तामानियत भरा सांस लिया और फिर कमरे की तरफ देखा था। वो घर लौटी तो सीधा अपने कमरे में आई थी। किताबें और बैग रख कर लिबास बदल कर वो बाहर आ गई थी। उसे सख्त भूख लग रही थी। आज का सारा दिन कॉलेज में बहुत बिजी रहा था। वो अभी फ्रिज खोलकर देख रही थी जब लाइबा भाभी अंदर दाखिल हुई थी। शादी के बाद आज कॉलेज में पहला दिन कैसा गुजरा? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। बहुत बिजी, उसने कहा तो वो आगे बढ़ी थी। हटो तुम, मैं खाना निकाल देती हूँ, उन्होंने कहा तो वो चेयर पर ही बैठ गई। बड़ी खामोशी है घर में, बाकी लोग किधर हैं? उसने पूछा। सबा और आयशा दोनों चली गई हैं, दोनों पुप्पो भी साथ गई हैं। दुरिया और अम्मा अपने अपने कमरे में, जबकि मुस्तफ़ा और मामू जान के साथ चेकअप करवाकर अभी अपने कमरे में गया है। ओह, मुस्तफ़ा के जिक्र पर वो एकदम चौंक कर सीधी हुई थी। लाइबा ने ओवन में सालन गर्म कर दिया था। वो खामोशी से खाना खाने लगी थी। खाना खाकर वो लाइबा के पास कुछ देर रुकी और फिर अपने कमरे में आ गई थी। बैग से मोबाइल निकालकर उसने हवेली के नंबर्स मिलाए थे। बाबा साहिब से बात हुई थी। उसने ताबिंदा से बात करवाने का कहा तो पता चला कि वो गांव में किसी के घर गई हुई हैं। उसका दिल एकदम सुकड़ा। जब से वो रुखसत होकर आई थी, एक बार भी ताबिंदा से बात नहीं हुई थी। ना जाने वो क्यों उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उससे बात नहीं कर रही हैं। उसके अंदर एकदम हसासियत के तूफान उठने लगे तो खुद को समझाते वो कमरे से बाहर निकल आई थी। मुस्तफ़ा वाले कमरे की तरफ निगाह उठी तो कदम मन भर के हो गए। वो उधर जाने की बजाय माँ जी के कमरे की तरफ चली आई। अभी उसने दस्तक देने को हाथ उठाया ही था कि एक अध खुले दरवाजे से आती आवाज सुनकर साकत हो गई। ताबिंदा हवेली छोड़कर चली गई हैं और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? शहवार को लगा जैसे उसने सुनने में गलती की है। इतने दिन हो गए और आपने कुछ खबर ना ली और कोई पता ना कराया, मेहरुन्निसा फिक्रमंदी से कह रही थी। पता तो तब कराता जब वो अनजाने में गुम होती। वो खुद से हवेली छोड़कर गई हैं, बकायदा बाबा साहिब के नाम खत लिखकर। मेरे अल्लाह, शहवार को लगा जैसे इस बार घर की छत आ गिरी है। उसने साकत नजरों से अध खुले दरवाजे को देखा। पता नहीं वो कहाँ गई होगी। उनका तो इस दुनिया में कोई भी ना था। मेहरुन्निसा अज हद परेशान हो चुकी थी। नहीं, मुझे लगता है तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख वो जो ताबिंदा ने हमें दिखाया है और दूसरा कोई और रुख है जिससे सिर्फ वही वाकिफ है। आपको याद होगा माजी में जब भी ताबिंदा से उसके रिश्तेदारों के बारे में सवाल किया वो घबरा जाया करती थी। मैंने हमेशा ये समझा कि वो अपने दुश्मनों से खौफजदा है, मगर अब मुझे लग रहा है कि हम बेवकूफ़ बनाए गए हैं। ताबिंदा बी के माजी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, शाहजेब साहिब कह रहे थे। और दरवाजे के पास खड़ी शहवार को लगा जैसे लम्हा लम्हा उसके जिस्म से जान निकलती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? ताबिंदा का हमारे साथ कोई एक दिन का साथ ना था, बरसों हमने साथ गुजारे थे। किसी के किरदार की पहचान एक लम्हे में हो जाती है। वो कोई ऐसी वैसी खातून ना थी। मेहरुन्निसा के लहजे में एकदम खौफ सिमट आया था। मैं भी किरदारी लिहाज से नहीं उन्हें गलत कह रहा, मगर मुझे लगता है उन्होंने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा था। शहवार को लगा वो अभी नदामत और शर्मिंदगी से पूरे कद समेत गिरने वाली है। उसने एकदम दीवार को थामा। वो ना जाने क्यों अपनी पहचान के हवाले से हमेशा खौफजदा रही थी। तो क्या उसके वो सारे खौफ, सारे वहमे और सारे खदशात अब दुरुस्त साबित होने वाले थे? शहवार को लगा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं तो अब शहवार के हवाले से भी शक का शिकार हो रहा हूँ। शाहजेब साहिब की आवाज़, उसे लगा ये आखिरी कील थी जो उसे ताबूत में बंद करने को काफ़ी थी।
क्या मतलब, कैसा शक? मेहरुन्निसा ने बेताबी से पूछा था। जवाब में ना जाने शाहजेब साहिब ने क्या कहा था, शहवार ने एकदम अपना चकराता सर थामा था, मगर सब बेसूद था। आज वो बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उसकी जात का सारा मान, सारी अकड़, सारा गरूर आज खाक में मिल गया था। उसकी जात का निशान आज फिर शक की लपेट में था। उसके सर पर हमेशा चादर डालने वाले भी आज मशकूक थे। उसे लगा उसको सांस बहुत घुट घुट कर आ रहा है। वो बस मरने वाली है। वो बस अभी टूटी हुई इमारत की तरह जमीन बोस हो जाएगी। उसने खुद को संभालना चाहा था। वह मुश्किल वापसी के लिए कदम बढ़ाए थे, मगर अब की बार जहन पर छाने वाला अंधेरा ऐसा था कि वो पूरे कद से जमीन पर गिर गई थी। बंद होती आंखों से उसने बस ये देखा था कि उसकी चीख और बंद होती आवाज सुनकर मेहरुन्निसा और शाहजेब साहिब फौरन कमरे से बाहर आए थे और तेजी से उसकी तरफ लपके थे। वो किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी जब वलीद बाजू पर कोट डाले दरवाजे पर आ रुका था। अन्ना उसकी मौजूदगी से लाइलम चाय की तरफ मुतवज्जा थी। बाल कैचर में जकड़े पुश्त पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा कंधे पर था और चेहरे पर बला की संजीदगी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका रवैया मुसलसल ताल्लुकी वाला था और वलीद को उसका ये रवैया अंदर ही अंदर परेशान किए हुए था। वलीद ने हल्के से नो किया तो वो बेइख्तियार पलटी और वलीद को देखकर उसके चेहरे पर गुजरे दिन वाले तासुरात पैदा हुए थे। क्या हाल है? वलीद मुस्कुराकर आगे बढ़ा, जबकि वो खामोशी से आंच धीमी करते ट्रे में मग रखने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो, सब कुछ अच्छी तरह समझने और जानने के बावजूद। वलीद ने झंझला कर कहा, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही, आपको ख्वामखा फील हो रहा है। संजीदा अंदाज में कहकर वो मग में चाय अंढेलने लगी। तो फिर मुझसे बातचीत क्यों बंद है? वलीद ने टोका। गलत फहमी है आपकी। चाय उंडेल कर खाली पॉट सिंक में रख कर वो ट्रे उठाए बाहर चली आई। चाय पीनी है तो लाउंज में आ जाएं, संजीदगी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। रुको, वलीद ने कहा तो वो रुक गई। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुस्तफ़ा के पास जाना है, तुम भी रेडी हो जाओ, चलते हैं। वलीद ने अपना प्रोग्राम बताया तो वो उलझी। क्यों, खैरियत? उसने परेशान नजरों से वलीद को देखा। हाँ, वैसे ही, मुस्तफ़ा की अयादत को जाना है। घर शिफ्ट होने के बाद मैं उससे राब्ता नहीं कर पाया, वलीद ने कहा। आज तो वो ऑफिस भी गए थे, शहवार भी कॉलेज आई थी, उसने जिक्र किया। अन्ना ने सरसरी कहा। ओ अच्छा, यानी कि वो अब काफी कवर कर चुका है। अन्ना खामोश रही। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम भी रेडी हो जाना, वलीद कहकर उसके पास से गुजर कर चला गया तो अन्ना ने खुद को खासा बेबस सा महसूस किया। वो उस रात वलीद के मुंह से काशफा के मुतल्लक सुनने के बावजूद उससे ना तो ठीक से खफा हो पा रही थी और ना ही बदजन। अंदर ही अंदर वो ना जाने क्या सोचकर घायल होती जा रही थी और अब वलीद के पुकारने पर वो एकदम अपनी सारी अना भुलाकर उसको इनकार ना कर पाई थी। वो रोशी और मामू को चाय देकर अपना मग लेकर कमरे में आ गई थी। चाय पीने के दौरान वो जल्दी जल्दी ड्रेस अप भी हुई थी और चेंज करके वो दोबारा लाउंज में आई तो वलीद मौजूद था। उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया। वो रोशी और मामू को बता चुका था, सो वो खामोशी से उसकी गाड़ी में आ बैठी थी। फ्रंट सीट पर बैठी वो खामोश ही रही थी। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी रही, फिर वलीद को उसकी खामोशी बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगी थी। इतनी खामोश क्यों हो? गाड़ी मेन रोड पर डालते वलीद ने कहा तो वो चौंक कर मुतवज्जा हुई। आपकी तरफ से या मेरी तरफ से? अन्ना के अल्फाज पर वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद मेरी तरफ से ही है। अन्ना खामोश रही। वो यूं ही बाहर देखती रही, मगर जैसे ही गाड़ी को टर्न होते देखा वो चौंकी। किधर जा रहे हैं? बस यूं ही लॉन्ग ड्राइव का मूड हो रहा है, वलीद ने मुस्कुरा कर कहा। मगर हम तो मुस्तफ़ा भाई के यहाँ जा रहे थे ना? मुस्तफ़ा से मिल चुका हूँ। इस वक्त तुम्हारा मूड देखते मेरा मूड आउटिंग का बना था, तो मैं कहता तो शायद तुम इनकार करती, सो मुझे मुस्तफ़ा का नाम लेना पड़ा। अन्ना ने लब भींच कर घूरा। आपने मुझसे झूठ बोला? उसे रह रहकर अपने ऊपर
ताव आने लगा। वलीद ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। आप किस कदर झूठे हैं। मैं आइंदा आपकी किसी बात पर एतबार नहीं करूंगी। अपने हुलिये को देखते वो पछताई। शहवार के यहाँ जाने के ख्याल से वो अच्छी तरह ड्रेस अप हुई थी और अब लिपस्टिक भी लगाई थी। तुम्हें बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं, वलीद ने हंसकर कहा तो अना ने लब भींच कर घूरा। वैसे तो काफी प्यारी लग रही हो, बस इसी तरह मुंह फुलाकर बैठोगी तो सारी खूबसूरती मान पड़ जाएगी, वलीद छेड़ रहा था। अना गुस्से से घूरकर खिड़की से बाहर देखने लगी। कैथी पाकिस्तान आई हुई है, कल से वो होटल में ठहरी हुई है। इस वक्त हम उसी से मिलने जा रहे हैं। वो तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने तो बहुत इशरार किया था कि वो हमारे घर रुक जाए, मगर वो मानी ही नहीं। इस वक्त भी कॉल की के डिनर इकट्ठे करते हैं, तुम्हें भी ले आऊं, वलीद ने मुस्कुराकर बताया तो वो चौंकी थी। अभी तो काशफा वाला मसला दिल कबूल नहीं कर रहा था और अब ये कैथी नामी नई मुसीबत टपक पड़ी थी। अना के अंदर एकदम शदीद इस्तराब सर उठाने लगा था। वो पाकिस्तान क्यों आई है? उसे लगा जैसे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही है। उसे यहाँ कोई काम था, अकेली नहीं है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती है। उनकी कंपनी के कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। वो भी आई है, इसलिए अपनी टीम के साथ होटल में मुकीम है। वलीद ने तफसील से बताया। वलीद ने एक फ्लावर शॉप के सामने गाड़ी रोक दी थी। जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आया, वो कहकर चला गया था। तभी उनकी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी भी आ रुकी थी। अना ने सरसरी सा देखा तो चौंकी। साथ वाली गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी काशफा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। काशफा के साथ ड्राइविंग सीट पर कोई और लड़की भी थी। चंद पल वो उसे घूरती रही और फिर उनकी गाड़ी वहां से चली गई। 2-3 मिनट बाद वलीद एक खूबसूरत रेड रोजेस के बुके के हमरा शॉप से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गया था। अना ने खामोशी से बुके को देखा था। कई माह बाद मुलाकात हो रही है, अब इसी तरह खाली हाथ जाते तो अच्छा नहीं लगता। वलीद ने भी उसको फूलों को देखते महसूस किया तो कहा। वो खामोश रही। गाड़ी कुछ देर बाद एक शानदार से होटल की पार्किंग में जाकर रुकी थी। हाँ कैथी, कहाँ हो तुम? गाड़ी पार्क करने के बाद वलीद ने कैथी से राब्ता किया। अना बाहर देखने लगी। दोनों अभी भी गाड़ी में ही थे। ओके, मैं पार्किंग में ही हूँ, आ रहा हूँ। उसने अना को उतरने का इशारा किया था और वो बाहर निकल गई और वो भी डोर लॉक करता बाहर निकल आया और फिर उसके हमरा इमारत के अंदर आई तो कैथी भी तेजी से सीढ़ियां उतरने में उनकी तरफ आई थी। हेलो वलीद, वो एकदम बेकरारी से वलीद की तरफ बढ़ी थी। अंदाज ऐसा था कि जैसे अभी वलीद से लिपट जाएगी, मगर वलीद के पास पहुंचकर वो एकदम रुकी थी, गोया खुद पर काबू पा लिया था और बेतहाशा बेकरारी से उसने वलीद का हाथ थाम लिया था। वलीद, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी, यू आर हियर, आई डोंट बिलीव इट, वो बेकरारी से कह रही थी। वलीद मुस्कुराया। हाउ आर यू? वलीद ने पूछा था। अंदाज नॉर्मल था। मी फाइन एंड यू? वो पूछ रही थी। अना अजीब सी कैफियत में घिरी बस दोनों को देख रही थी। इंतहाई खूबसूरत वेस्टर्न लुक की मालिक ये कैथी इस कदर अट्रैक्टिव और प्यारी हो सकती है, अना सोच भी नहीं सकती थी। कैथी अपनी तस्वीर से भर कर खूबसूरत थी। वो दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। अना खालियुल ज़हनी कैफियत से उनको देख रही थी। वलीद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि कैथी तो इस कदर पुरजोश और खुश हो रही थी कि गोया उसे हिफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। कैथी, लेट्स मीट अना एंड अना, ये कैथी है। वलीद ने दोनों को तारुफ कराया तो कैथी ने पहली बार वलीद से तवज्जो हटाकर उससे चंद कदम के फासले पर खड़ी अना को बगौर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे की रंगत बदली थी और फिर वो मुस्कुराकर अना की तरफ बढ़ी थी। हेलो, अना ने संजीदगी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर कैथी बहुत अपनायत और मोहब्बत से उसका हाथ थामकर उसके गले लग गई थी। अना एकदम साकत हुई थी। मैंने रोशी और अंकल से तुम्हारा बड़ा जिक्र सुना था। यू आर सो क्यूट एंड सो प्रिटी, और टूटी फूटी उर्दू में कह रही थी और इंग्लिश लहजा। अना हैरान हुई। आपको उर्दू आती है? वो हैरान से पूछ रही थी। वलीद मुस्कुराया। बिल्कुल, वलीद मुस्तफ़ा और रोशी से सीखी थी। मैंने बस
بولنا آتی ہے لکھنا نہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ انگلش لہجے میں اردو بولتی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیتھی اٹس فار یو۔ ولید نے ہاتھ میں پکڑا بکے اسے دیا تو وہ ایک دم پرجوش سی ہو گئی۔ تھینکس ولید، یو نو ریڈ روزز از مائی فیوریٹ فلاور۔ بکے کو چہرے کے قریب کرتے اس نے کہا۔ آئی نو، ولید نے کہا تو کیتھی کے چہرے پر ایک دم رنگوں کی برسات اتری تھی۔ انا ایک بار پھر الجھنے لگی تھی۔ وہ کیتھی کے ساتھ میٹنگ ہال میں آ گئے تھے جہاں پہلے سے ہی ٹیبل ریزرو تھی۔ کیتھی نے ویٹر کو سرو کرنے کا آرڈر کیا اور اس کے بعد وہ اور ولید نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں لے کر بیٹھ گئے تھے، یونیورسٹی، جاب اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ انا ایک دم اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر ولید پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خواہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا۔ وہ ایک دم چہرے پر بیزاریت لیے گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تم روشی کو بھی ساتھ لے آتے، میں تو اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں، خود سے نکل نہیں سکتی۔ میں اس سے بھی مل لیتی، کیتھی ولید سے کہہ رہی تھی۔ انا نے اسے دیکھا اور پھر بغور دیکھنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ ڈریسنگ بھی اس کے کلچر کے مطابق تھی۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ خاصی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ ولید نے بتایا، آپ میڈیکل پڑھ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا تو انا نے محض سر ہلایا۔ ولید، مصطفیٰ اور روشی کے ساتھ میرا بہت سارا وقت گزرا ہے اور بہت اچھا بھی۔ پہلے مصطفیٰ پاکستان آ گیا اور پھر یہ لوگ بھی، میں ان کو بہت مس کرتی رہی ہوں، وہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ انا محض سر ہلا گئی۔ مصطفیٰ کی شادی کا پتہ چلا تھا اس کو بھی، میں نے پاکستان پہنچتے ہی کال کی تھی بٹ اس نے پک ہی نہیں کی، وہ شاید اپنی ہنی مون ٹرپ پر تھا۔ وہ اس سے بات کرتے کرتے ولید سے پوچھنے لگی تھی۔ ولید اسے مصطفیٰ کی شادی اور پھر ایکسیڈنٹ کا بتانے لگا تو کیتھی کو سن کر بہت صدمہ پہنچا تھا، جس کا اظہار وہ بار بار کر رہی تھی۔ پھر ویٹر کھانا لے آیا تو کیتھی ان کو سرو کرنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ دونوں مسلسل اپنی باتوں میں لگے رہے تھے۔ ولید تو گویا اسے یہاں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ انا کے اندر عجیب و غریب ابال اٹھنے لگے تھے۔ وہ پہلے ہی کاشفا کو لے کر از حد ٹچی ہو رہی تھی اور اب کیتھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ بامشکل خود کو سنبھال رہی ہے، ایک دم پھٹ پڑے گی۔ اس نے کیتھی کے اصرار کے باوجود بہت جلد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کیا ہوا، کھانا پسند نہیں آیا؟ کیتھی نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کھانا تو بہت اچھا ہے بٹ اس وقت مجھے بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ ولید نے بھی اسے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ انا اتنی جلدی ہر کسی سے فرینک نہیں ہوتی، یو ڈونٹ وری۔ وہ اس سے اور بھی سوال کر رہی تھی جب ولید نے کہا تھا۔ وہ بھی کھانا ختم کر چکا تھا۔ انا اب فوراً سے پیشتر یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، ولی چلیں؟ ارے اتنی جلدی، کچھ دیر اور رکتے نا پلیز، وہ ولید سے مخاطب تھی۔ انا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، تنے تنے اعصاب لیے اس نے کہا تو ولید کو بھی اٹھنا پڑا تھا۔ اوکے کیتھی، کھانا بہت اچھا تھا، پھر ملیں گے۔ انا کو علم نہ تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں، میں اسے مصطفیٰ کے گھر کا کہہ کر لایا تھا۔ مصطفیٰ مسکرا کر کہتا انا کی سنجیدگی کی وجہ بیان کی۔ انا نے ولید کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اوکے، میں مصطفیٰ سے بھی ملنے جاؤں گی، تم بھی وقت نکال کر چکر لگانا، دونوں چلیں گے، کیتھی نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، اس نے بھی کہا۔ پھر کیتھی نے ولید سے ہاتھ ملایا اور انا سے گلے ملی اور انہیں باہر تک سی آف کرنے آئی تھی۔ اسے ایک دم چکر آیا تھا۔ انکشاف ہی ایسا تھا کہ جس نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ وہ دھڑام سے گری تھی۔ ہاتھ لگنے سے دیوار کے ساتھ رکھا سٹینڈ گرا تھا۔ شہوار کے گرنے کی آواز سن کر اپنے روم سے مہرونسا فوراً باہر نکلی تھی۔ وہ شہوار کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی تھی۔ شہوار، وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ شاہزیب صاحب بھی ان کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر آ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، انہوں نے شہوار کو سیدھا کیا، وہ بے ہوش تھی۔
कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। शाहजेब साहिब ने az हद परेशानी से बेगम को देखा तो वो भी परेशान हो गई। शाहजेब साहिब ने उसे बहुत एहतियात से उठाया तो मेहरुन्निसा ने भी साथ सहारा दिया था। वो उसको अपने रूम में ले आए थे। शहवार बेटा उठो, होश करो। बिस्तर पर लटाकर उन्होंने उसके रुखसार थपथपाए थे। मेहरुन्निसा ने खुद खौफजदा नजरों से देखा। पानी लाएं। शहवार की नब्ज देखी जिसकी रफ्तार नॉर्मल थी। उन्होंने बेगम को कहा तो मेहरुन्निसा फौरन बाहर चली गई। वापसी पर उनके साथ लाइबा भी थी। पानी के छींटे मारे और चंद और हरबे आजमाने के बाद शहवार को होश आ गया था। आह, वो कराह रही थी और आंखें खोल दी थी। खाली खाली आंखों से उसने खुद पर झुके चेहरों को देखा। शहवार, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? मेहरुन्निसा ने az हद शफकत से पूछा। शहवार को कुछ पल कबल की तमाम बातें याद आई तो उसके अंदर अजियत और तकलीफ का तूफान उमड़ पड़ा था और बेइख्तियार आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे बताएं, मेरी अम्मी किधर हैं? उसके लबों से सवाल निकला तो मेहरुन्निसा ने घबरा कर शोहर को देखा और शाहजेब साहिब ने एक गहरा सांस लिया। तब लाइबा ने बड़ी हैरानी से सबको देखा था। शहवार बेटा घबराओ नहीं, वो आ जाएंगी, शाहजेब साहिब ने कहा तो वो शिद्दत से रोने लगी। उसके पास खून के बहुत सारे रिश्ते नहीं थे कि वो ये खबर सुनकर सब्र कर लेती। उसे तो लग रहा था कि इस खबर ने गोया उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े काट डाले हैं। मुझसे कोई झूठ नहीं बोले, मैं तो आपकी तमाम बातें सुनी हैं। प्लीज मुझे बताएं, मेरी अम्मी कहाँ हैं? वो नढाल से अंदाज में बिस्तर पर उठ बैठी थी। मेहरुन्निसा के हाथ थाम कर उसने दोनों मियाँ बीवी से कहा, वो हवेली से जा चुकी हैं। शाहजेब साहिब ने आहिस्तगी से कहा तो लाइबा ने हैरान होकर देखा। कहाँ? शहवार ने पूछा। हमें इल्म नहीं। ताबिंदा ने बाबा साहिब के नाम जो खत छोड़ा था उसमें बस यही जिक्र किया था कि वो वापस आ जाएंगी और आकर आपके तमाम सवालों के जवाब देंगी। शाहजेब साहिब ने संजीदगी से कहा तो शहवार के अंदर जैसे भांबर जलने लगे थे। ऐसे कौन से सवाल थे जिनके लिए उन्हें हवेली छोड़ना पड़ी? वो हिचकियों से रो रही थी। मेहरुन्निसा ने फौरन उसे साथ लगा लिया था। सब्र करो, ताबिंदा ने अगर कहा है कि वो वापस आएगी तो जरूर आएगी। ऐसा कौन है जिसके पास वो गई हैं? मैं जब भी पूछा हमेशा यही जवाब मिला कि मेरा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं सवाए उनके। मुझे हमेशा वो टालती रही। वो हिचकियों से रोते कह रही थी, हमने कभी भी ताबिंदा या तुम्हारे माजी के बारे में बहुत गहराई से जानने की कोशिश ही नहीं की। बस ताबिंदा ने जो कहा हमने यकीन कर लिया था। मेहरुन्निसा ने कहा तो उसने सर उठाकर उन्हें देखा। मगर मुझसे तो हमेशा यही कहा गया कि अंकल कि आप ददयाल वालों के पास गए थे उनसे मिलने। अम्मी को इन लोगों से खतरा था तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी और हवेली में पनाह ले ली थी। उसने मेहरुन्निसा और शाहजेब दोनों को देखा था। हाँ, गया तो मैं वाकई था, मगर तब मुझे कुछ खास सुराग ना मिला था कि मैं शक करता। सिकंदर इस शख्स का भतीजा था जिससे मैं मिला था और वो एक मफलूकुल हाल शख्स था। उसने सिकंदर की दौलत और जायदाद पर कब्जा किया था और उसकी औलाद सारी दौलत और जायदाद समेट कर उस शख्स को एक मुलाजम के आसरे पर छोड़कर बाहर चली गई थी। उसके बाद फिर मेरा दोबारा कभी उस जगह जाना ही ना हुआ। शाहजेब साहिब ने संजीदगी से कहा तो शहवार के रोने में शिद्दत दर आई। उसकी माँ उसके वजूद को एक सवालिया निशान बनाकर जा चुकी थी। ना जाने लोग अब उसकी जात को किस किस तरह डिस्कस करने वाले थे। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, ताबिंदा वापस आ जाएगी। मेहरुन्निसा ने तसल्ली देना चाही थी मगर शहवार की किसी भी तरह तसल्ली और तशफी नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो दुनिया के सामने एक तमाशा बनने वाली है। ताबिंदा ने हमसे कभी भी दिल की बात नहीं की थी कि जिससे अंदाज़ा होता कि उसका कोई रिश्तेदार या जानने वाला मौजूद है। ना जाने कहाँ गई होगी। मेहरुन्निसा ने मज़ीद कहा, लाइबा तमाम सूरत हाल समझ चुकी थी। उसने एक गहरा सांस लिया था। मैंने कुछ लोगों को हदायत दी हैं कि वो पता कराएं कि ताबिंदा कहाँ जा सकती हैं। हो सकता है कोई सुराग
مل ہی جائے۔ شاہ زیب صاحب نے بھی کہا، مگر شہوار کے دل کو جو زخم لگا تھا وہ اب تسلی کے ان چند بولوں سے نہیں بھرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ یہ سوال ایسا تھا کہ وہ شدت سے رو دی۔ وہاں موجود تینوں نفوس ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا رہے تھے۔